हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग जैसा कि एनसीईआरटी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो आज का जो क्लास है वो एक नया टॉपिक है। और नया टॉपिक की अगर बात करें तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य हो जाता है। देखेंगे आप लोग 6 क्लास का एनसीईआरटी का ये किताब है। और एनसीईआरटी की किताबों की अगर बात करें तो सबसे बेहतर और सबसे सटीक किताबें मानी जाती है। जीएस के व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है। एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है किसी भी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करता हो या यूपीएससी की तैयारी करता हो, क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए? देखिए, इससे बहुत सारा जो आयाम है आपके अंदर, वो सब चीज़ें इसको पढ़ने से विकसित हो जाता है। और आप देखते होंगे जब तक आपका एक लेबल नहीं आ जाता तब तक ना आपका पीटी होता है, ना मेंस होता है और ना ही इंटरव्यू होता है। एक लेबल को प्राप्त करने के लिए और आपका जो जर्निंग स्टार्ट होता है यूपीएससी, बीपीएससी या अदर किसी भी कंपटीशन को फाइट के लिए, उसके लिए एक बार कम से कम अपने रूम पे या अपने घर पे बैठ के 5 से 6 महीने ज़रूर अध्ययन करें। उसके बाद ये सोचे कि हमें तैयारी मतलब यूपीएससी का करना है या बीपीएससी या किस क्षेत्र का करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। देखिए, एनसीईआरटी में शब्दों को समझिए तो यहाँ से आपका शुद्धि अशुद्धि भी ठीक हो जाता है। और रहा सवाल, अगर आप चाहते हैं कि उस शब्दों का जो तारतम्यता है, अगर इसको आप डेली प्रैक्टिस करते हैं लिखने का भी, तो इससे आपके शब्द का भी जो शुद्धि अशुद्धि है वो ठीक हो तो जाता है, साथ ही साथ आपके पास शब्दों का एक बहुत अच्छा संग्रह भी हो जाता है। जब आप मेंस लिखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चुनाव का दिन देखिए क्या कहता है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। ठीक है, देखिए, वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। एक बच्चे का ये जब भी किसी बॉक्स में ऐसा चीज़ दिया रहे तो समझिए कि बहुत कुछ कहना चाहता है। ये एनालिसिस है, बहुत कुछ कहना चाहता है। इस चीज़ को ज़रूर समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या है? आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आपको ये लगा होगा राज्य, राजा और एक प्राचीन जो गणराज्य है, इसी से पता चल रहा होगा कि आधुनिक भारत की बात अलग है और जब हमारा देश गुलाम था उस समय की बात अलग है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जो प्राचीन काल की बात है, क्योंकि यह इतिहास आपको प्राचीन भारत का इतिहास है और यहाँ पे एक राजा को कैसे चुना जाता था उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। अभी से ही समय, या ये कहे तो अभी से ही ये सोच करके चलिए कि हमको जो पढ़ना है एकदम अच्छे से समझ के पढ़ना है। एक बार आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा आपका समझिए कि बौद्धिक विकास हो जाएगा और सब्जेक्ट को समझने का जो दृष्टिकोण है वो भी आपका व्यापक हो जाएगा। एनसीईआरटी बहुत सारा चीज़ सिखाता है आपको। तो जैसे में यहाँ पे आप देखिए, कहता है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 50 वर्षों से, और ये आज वर्तमान की बात हो रही है। चुनाव किससे? तो मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आगे आपको मिलेगा, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मिलेगा आपको।
हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से पहले के जो शासक थे वो चुने जाते थे। तो देखिए, कहता है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। जब भारत में आधुनिकता का शुमार हुआ, आधुनिकता या राष्ट्रीयता की अगर बात करें, तो हमारे भारत के लोगों के पास इसका समझ बूझ तक नहीं था। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे वक्त के बाद, बहुत सारे संघर्ष के बाद या ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद हमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब संविधान की रचना करने वाले जो लोग थे, वो आधुनिक सरोकार को, या जो आधुनिक जो मूल्य थी या आधुनिक जो मौलिकता थी, उससे ओतप्रोत थे। वो कभी प्राचीन और मध्ययुगीन व्यवस्थाओं से और सभ्यताओं से कभी भी मतलब समझिए कि वायश नहीं थे। और यही वजह था कि भारत के जो संविधान की रचना हो रही थी, उसमें समझिए कि आधुनिकता का जो बहुत बड़ी मतलब मौलिकता की जो बात हो रही थी, उसमें एक चुनाव भी था। जैसे आप देखते होंगे, अब्राहम लिंकन का भी आप पढ़ें। अब्राहम लिंकन ने ये बात कहा था, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत उदाहरण उन्होंने दिया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो शासन व्यवस्था रहा, वो एक लोकतंत्र ही रहा। और लोकतंत्र के लिए सबसे पहला काम था चुनाव होना। जो वैश्विक मताधिकार की जो प्राप्ति होती है, वो मिलना सबसे ज़रूरी था, जो भारत में भारत के संविधान के माध्यम से सभी लोगों को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बात कहा था कि वोट का एक ऐसा अधिकार है जो रानी और मेहतरानी दोनों की वैल्यू एक हो जाती है। दोनों की वैल्यू क्या होता है? जो मूल्य होता है, एक वोट की जो कीमत होती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर लोग हैं उनकी कीमत अलग होगी, और जो सबसे गरीब और वंचित समाज के लोग हैं उनकी कीमत अलग होगी। नहीं, उनके नज़रों में उनकी कीमत इक्वल था। दोनों का जो कीमत था, दोनों का जो वैल्यू था, समान था। और देखते हैं उस समय में बहुत सारे ऐसे कंट्री ने अपने ही देश में अपने ही लोगों को वोट देने के अधिकारों से वंचित रखा। लेकिन हमारे भारत में सभी लोगों को, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई थी, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे लोग वोट से ही अपने राजा को चुनाव करने लगे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये लोग जो हैं, इनका चुनाव होने लगा। यानी कि जनता जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वो चुन सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जनता के पास हो जाती है, लोगों के पास हो जाती है, और उससे कम शक्तियाँ शासक की होती है। ये आधुनिक समय की बात है। लेकिन प्राचीन समय की अगर बात देखा जाए, जो लगभग यहाँ पे कहता है कि 3000 साल पहले की बात है, वहाँ पे जब राजा चुने जाते थे तो वहाँ पे राजा की शक्तियाँ सर्वोपरि होती थी। वहाँ पे राजा की जो शक्तियाँ थी वो सबसे ज़्यादा थी, और वहाँ रहने वाले जो जनता थे उनकी शक्तियाँ नगण्य थी, नाम मात्र का था, एकदम कम था शक्तियाँ। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि चुनाव होता कैसे था। हमने तो ये समझ गया कि वर्तमान समय में चुनाव कैसे होता है। अभी सारे जो पार्टियां हैं वो हर एक, जैसे अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब जनता को लोक लुभावनी बातें कह करके या उन्हें कुछ वादे इरादे ऐसे किए जाते हैं ताकि उनका वोट मिल सके। तो इस समय देखिएगा, इन राजाओं की शक्तियां जनता के सामने एकदम नगण्य दिख रहा है, एकदम कमज़ोर दिख रहा है। यानी कि उनको झुकना पड़ रहा है जनता के सामने कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए ये करूँगा, आपके लिए वो करूँगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे देखिएगा, इस लोकतंत्र में जनता की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है। यानी लोकतंत्र के रीढ़ के रूप में अगर देखें जनता को, तो एकदम सही और सटीक साबित होगा। लेकिन 3000 साल पहले की बात अगर देखें, जो चुनाव जिसके माध्यम से राजा बनते थे, उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। ज़्यादा होने की वजह से ये कहें कि जनता की शक्तियाँ ना मात्र का था, क्योंकि वहाँ पे कुछ यज्ञ के माध्यम से राजा चुने जाते थे, अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से राजा चुने जाते थे,
या कहीं कहीं ऐसा होता था कि उनके घर परिवार के लोग ही उनको राजा बना देते थे। तो उस समय क्या होता था कि राजा निरंकुश हो जाता था, राजा तनाशाह हो जाता था, राजा की मन और मर्जी के अनुसार ही सब कुछ होते थे। वही सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। देखिए, अश्वमेघ यज्ञ की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब शुंग वंश का साम्राज्य शुरुआत होता है तो वहाँ पे जितने भी सम्राट थे उन लोगों ने अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञों को जो बहुत ही भव्य तरीके से मनाए जाते थे, उसका आयोजन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि शुंग जो साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम सम्राट थे उनकी हत्या कर दिया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो एक ब्राह्मण सेनापति थे, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। और यहीं से कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणी जो साम्राज्य था उसकी स्थापना उन्होंने किया। और जब ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना होता है तो वहाँ पे आडंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पाखंड बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे शक्तियाँ सबसे ज़्यादा उभर के ब्राह्मणों की आने लगती हैं। आप देखेंगे इतिहास से कभी भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास एकदम सटीक और सही बातें बताता है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे राज्य, आप ये देखेंगे अश्वमेघ यज्ञ। अगर आपने रामायण देखा होगा तो देखिएगा, राम और लक्ष्मण का जो घोड़ा होता है वो अपनी मतलब समझिए कि राज्यों में छोड़ दिया जाता है विचरण करने के लिए। अगर कोई उसे पकड़ ले तो उसको अश्वमेघ करने वाले राजा के साथ लड़ना पड़ता था। अगर वो जिस राज्य से अगर उसका घोड़ा गुजर रहा है तो समझिए, अगर वहाँ का राजा या वहाँ का सम्राट अगर उसे नहीं रोका तो समझिए कि वह राजा यज्ञ करने वालों की अधीनता को स्वीकार कर रहा है। और आपने देखा होगा रामायण में भी कि उनके पुत्र ही लव और कुश ने ही घोड़े को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। ये दिखाने के लिए कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, या यज्ञ करने वाला शक्तिशाली है या जो उसे पकड़ लिया वो चैलेंज दे रहा है। तो इस तरीके से अब देखेंगे, आगे इसको देखेंगे, बताते हैं फिर आपको। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अश्वमेघ यज्ञ करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट थी। ये ऐसा मतलब दिखाया जाता है, राजा जो अश्वमेघ यज्ञ करके वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए इस घोड़े के साथ क्या होता है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ दिया जाता है उसको खुलेआम मतलब विचरण करने के लिए, तो उसके पीछे कुछ योद्धा होते हैं। राजा के जो चिन्हित यानी कि उनके जो प्रसिद्ध जो सेना होते हैं उसके पीछे पीछे चलता है, एक गुट में, एक समूह में चलता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दूसरा सम्राट उस घोड़े को अगर पकड़ ले तो उससे उसकी युद्ध हो जाती थी। अगर घोड़ा बिना पकड़े अगर लौट करके फिर साम्राज्य यानी कि जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है अगर वहाँ पे वो पहुँचता है तो बहुत ही प्यार से उसके साथ पूजा पाठ होता था। अब देखिए इसके साथ क्या होता है, जब वो घोड़ा लौट के आता है साम्राज्य में तो वहाँ पे 5 पंडितों के द्वारा, 5 ब्राह्मणों के द्वारा उससे मतलब समझिए कि गंगा स्नान जो होता है वो कराई जाती है।
और उसको उस दिन अच्छे अच्छे जो पकवान होते थे वो खिलाए जाते थे। और जो रानियां, जो पटरानियां होती थी, उनके साथ जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, जैसे क्या होता है कि जब पहली बार किसी लड़के का शादी हो जाए या नौ दंपति जो लोग होते हैं, सुहाग रात की जो बात होती है, उसी तरीके से रानी या पटरानी को उस घोड़े के साथ सहवास करना होता है। और कल होकर के उस घोड़े को एक बहुत बड़े यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि देखिएगा यज्ञ में जितने लोगों को, जितने जो अगल बगल के राजा या जो भी ज़मींदार होते हैं, जो भी छोटे मोटे सम्राट होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है इस यज्ञ में शामिल होने के लिए। और इसमें उनके जो राजा होते थे, उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे भी शामिल होते थे। और कुछ यज्ञ में छोटे छोटे कुछ ऐसे भी, मतलब समझिए कि रीति रिवाज था जो करना पड़ता था। तो घोड़े को नहला करके, उसको अच्छा से खाना वाना खिला करके, और रानियों के साथ जो एक संबंध होता था, उससे उसके कल हो करके जो एक बहुत बड़ा हवन कुंड लगाई जाती थी, जिसमें यज्ञ संपन्न करने के लिए उस दिन उस घोड़े को बलि चढ़ाई जाती थी। उस दिन उस घोड़े को बलि चढ़ाई जाती थी। और उस घोड़े के मांस को जितने भी अतिथि आते थे इस पूजा में, इस यज्ञ में शामिल होने के लिए, उनको परोसा जाता था खाने के लिए। और इससे ये होता है कि हाँ, हमने अश्वमेध यज्ञ किया और हमारे जैसा कोई भी इतनी शक्तिशाली कोई सम्राट नहीं बना। और इस तरीके से चुनाव हो जाती थी राजा का। आप देखेंगे शुंग वंश के जो सम्राट थे, उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रदर्शन किया। क्योंकि अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे मौर्य वंश जो थी, मौर्य वंश वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। मौर्य वंश में हम लोग देखेंगे बहुत ही शक्तिशाली था। हालांकि अगर देखें तो इसी के सम्राट थे अशोक सम्राट। अशोक सम्राट को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जिस तरीके से धम्म नीति को अपनाई और पूरी दुनिया में धम्म की प्रचार किया, उनके नज़रों में सभी प्रजा उनके पुत्र के समान थे। और यही था, इन्होंने, अशोक सम्राट ने ये बात कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और वहाँ पे रहने वाले जो ब्राह्मण थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसी समय से यह षड्यंत्र होना शुरू हो गया कि एक शूद्र राजा कैसे ये कह सकता है ब्राह्मणों को कि तुम मेरे पुत्र और मेरे संतान के समान हो। अगर आप देखेंगे इतिहास के बारीकियों को समझेंगे, तब आपको लगेगा कि इतिहास भी एक अच्छी कहानी और एक सटीक कहानी कहता है। उसके बाद से वो षड्यंत्र होता है। और अशोक सम्राट के बाद जितने भी सम्राट गद्दी पे बैठते हैं उनके अंदर वो योग्यता नहीं होता, जिसके वजह से अशोक सम्राट के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बहुत ही अखंड भारत का जिस तरह से उन्होंने एक निर्माण किया था, जिस तरीके से अपने साम्राज्य को फैला के रखा था, उसको बनाए रखना बहुत ही मुश्किल था। एक और भी कारण होता है इसके पतन में। इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करना भी मुश्किल था। उसके लिए एक योग्य शासक की ज़रूरत थी। और योग्य शासक अशोक सम्राट के बाद कभी मौर्य के गद्दी पे नहीं बैठा, जिसका फ़ायदा पुष्यमित्र शुंग जैसे एक सेनापति को मिला। और उसने बृहदत्त, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करने के बाद वो गद्दी को धारण किया। और गद्दी को धारण करने के बाद जो राजा का जो चुनाव होता था, राजा को जिस तरीके से दिखाया जाता था, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा भव्य दिखाने की कोशिश किया गया, बहुत ही ज़्यादा। और इस तरीके से चुनाव होते थे राजा का। राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करके खुद राजा बन जाता था। उसके लिए बहुत सारे तरीके थे, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्राह्मण अपने पद को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर लेते। यहीं से आप देखेंगे समाज में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। यहीं देखेंगे कि ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ और वैश्य के साथ और शूद्र के साथ क्या क्या समझिए कि क्या क्या व्यवहार होता है, यहीं से आपको स्पष्ट नज़र आने लगेगा। यहाँ पे राजा बनने के बाद राजा के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, ये यहीं से सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो चलिए हम लोगों ने इतना तक तो समझा
कि राजा बनने की जो प्रक्रिया है, कहानी तो और भी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा। और याद रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो यहाँ पे पुरोहित जो होते थे, वो बहुत ही खास चीज़ों का ध्यान रखते थे। जैसे मंत्रों का जो उच्चारण होता है, यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं अध्ययन करने और मतलब उनको वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यही सिर्फ एक काम था। और जो भी भिक्षा के माध्यम से जो मिलता था, उसी में उनको गुजर बसर करना पड़ता था। आपको मिलेगा, अगर देखते हैं, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। देखिए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे, राजा के द्वारा मनचाहा उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री का, जैसे लोकसभा आम चुनाव अगर होता है तो देखते हैं बहुत सारे सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन पहली जो बैठक बैठती है उसमें लोग चुनते हैं कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री अगर चुन लिया जाता है तो उन सारे लोगों में उसका जो स्थान होता है विशेष हो जाता है। तो इसी तरीके से जो विशेष स्थान थे, इस समय के जितने भी सम्राट यहाँ पे बैठने वाले लोग थे, उनके नज़र में अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए उसकी एक अलग पहचान थी, अपना एक अलग निशान था, ये कह सकते हैं। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। देखिए, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बाघ की खाल को ये कहा जाता है, जैसे मानते हैं कि आप देखते हैं पहले राजा लोग शेर का शिकार करते थे, बाघ का भी शिकार करते थे। तो जब भी शिकारों करके आते थे तो ऐसा मतलब ढिढोरा पीटा जाता था कि बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, ये सम्राट शेरों का शिकार करते हैं, तो अपने दुश्मनों से रक्षा करने में सशक्त ही होंगे। और इसके चक्कर में भारत से शेरों की संख्या कम हो गई, जो आज विदेशों से मंगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये क्या है? ये राजा की शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बात हो रही है। और इनके राज्य में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, इनके राज्य में रहने वाले जो भी दरबारी होते हैं, वो भी एक चापलूसी का ही काम करते थे। जैसे आप देखते हैं, अगर भारत की मीडिया की अगर बात अगर करें तो हमेशा वो राजा और शासक का ही बात करता है, चाहे वो कोई काम करे या ना करे, उसे बढ़ा चढ़ा कर के बातें कही जाती है। और यही सब चीज़ें यहाँ सम्राट के साथ होता है। सम्राट के जो राजकवि होते हैं या उनके घराने में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जनता में इस तरीके से उनकी बात करते थे कि लगता था कि कोई भगवान ही है। यानी कि जनता और राजाओं के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा होती थी। अगर जनता के हित के लिए राजा उतर के सड़कों पे नहीं आता है, अगर राजा जनता के लिए काम नहीं करता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो सरकार होती है, वो जो शासन होता है, बहुत ही तानाशाह होता है, बहुत ही तानाशाह होता है, निरंकुश हो जाता है। आप देखेंगे अशोक सम्राट के साथ ऐसा नहीं था। तानाशाह वो भी थे, उनका भी चुनाव कुछ ऐसा ही था, बट ऐसे नहीं था। कुछ ऐसा मतलब था कि मौर्य साम्राज्य ने अपनी स्थापना बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने किया था, लेकिन हमेशा वो जनता से जुड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 24 घंटा जनता के लिए उपस्थित रहूँगा। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही काम है कि जनता की सुख और समृद्धि के लिए हमेशा उपस्थित रहना, उनके लिए काम करना। लेकिन उसके बाद जब ब्राह्मण, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से अश्वमेध की चर्चा के द्वारा जो राजा चुनने की जो कॉन्सेप्ट होती है, उसमें राजा की शक्ति को सबसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश किया जाता है।
आपने कभी रामायण महाभारत में देखा होगा तो इससे भी आपको प्रतीत होता होगा। कुछ ऐसे फिल्म होते हैं जो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। इतने शक्तिशाली दिखाया जाता है आपको कि लगेगा कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली तो और कोई है ही नहीं, बल्कि छोटे से एक जो लुटेरा होता है उससे ये लोग हार जाते हैं। हालांकि हम लोग बाद में बात करेंगे इसका। तो देखिए, कहता है कि आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की, आगे देखते हैं, वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। देख लिया आपने। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरीके से हमारे भारत में बहुत सारे चीज़ों का समझिए कि शुरुआत होने लगा। अगर हम लोग बात करें तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो लोग थे, अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, अपनी सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए समाज में भी विभाजन कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और शूद्र की अगर बात करें तो आज के समय में SC ST OBC वाले जो हैं, OBC वाले वो शूद्र हो जाते हैं और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी लोगों का काम अलग अलग बांटा गया था। कहता है कि ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना ही था और यज्ञ करना था, जो आज भी सबसे ज़्यादा दिखता है। आज भी आपको सबसे ज़्यादा दिखता है कि अगर मंदिरों में आप कहीं जाते हैं या किसी भी गांव हो या कोई बड़े बड़े जो मंदिर है भारत में, जो जितनी भी मंदिर हैं, उसमें यज्ञ करना और अध्ययन या अध्यापन करना सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम है। आज भी इनका जो आरक्षण है यहाँ पे क्या है, आरक्षित है। इस पे दूसरे समाज के लोगों का वर्चस्व कभी नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। तो इन्होंने हमेशा इस वर्ग में अपने आप को प्रथम स्थान पे रखा। हालांकि बुद्ध के समय में, जब बुद्ध भारत में सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन जब शुरुआत करते हैं, तो वो भी उन्होंने अपने आप को प्रथम स्थापित करने की कोशिश करते हैं और सेकेंड स्थान में ब्राह्मणों को रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। हर लोगों का काम देखिए यहाँ पे क्या हो गया। क्षत्रियों को दिखाया जा रहा है कि सिर्फ युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और यही वजह था कि भारत में बहुत बड़ा जो वर्ग था, बहुत बड़ा जो समाज की जो तबका था, उसको लड़ाई और युद्धों से वंचित रखा गया, उनको वहाँ से महरूम रखा गया। जिसके वजह से भारत में जितना भी आक्रमण हुआ, जिसमें ये लोग असफल हो गए। क्षत्रिय कभी भी किसी भी युद्ध को बाहरी आक्रमण से अपने आप को रक्षा करने के लिए सशक्त कभी नहीं हुए। इतिहास ये बार बार कहता है। इतिहास ये कहता है कि एक छोटा सा लुटेरा जो गजनी से आता है और भारत को कितने बार लूट के चला जाता है, एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है। गजनी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र में एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ का एक लुटेरा सीधे ईरान वगैरह ये सब इस सब का क्षेत्र होते होते वो आपको पहुँचता है भारत में और भारत को कितने बार लूट के चला जाता है। इसके पीछे कारण है कि समाज के लोगों ने इन शूद्रों की जो बात कर रहे हैं, जिनकी तबका और जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी, उनको इन लोगों ने यानी कि लड़ाई और युद्ध से क्या किया, बाहर रख दिया। खैर वो तो अलग की बात हो जाता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे
क्योंकि एनालिसिस है और एनालिसिस में आपको अगला क्लास में आपको मिलेगा। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, और वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। और शूद्रों का काम क्या था? इन तीनों वर्गों की सेवा करना ही इनका मुख्य धर्म था, मुख्य काम था इनका। इन तीनों वर्गों का सेवा करना ही इनका काम था, इनका धर्म माना जाता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको न समाज में रहने के अधिकार थे और न ही समाज में बराबरी का अधिकार था, न ही स्वतंत्रता थी और न ही समानता थी। इनको अपने गांव में और इस समाज के से अलग होकर के रहना पड़ता था। और इनके साथ बहुत सारे राजा और इनके साथ जो जुल्म होती थी ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलकर के करते थे। वर्तमान में जो राजनीति में उथल पुथल जो देख रहे हैं ना, ये सब इसी सब चीज़ का देन है। वरना हम भारत में, हमारा जो भारत था वो दुनिया के सबसे बेहतरीन, यानी कि समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति, धर्म और संस्कृति में माना जाता। लेकिन यहीं से समाज की जो विचारधारा थी, जो समाज की जो एक राह जो थी, जो मार्ग था, लोगों ने अपने फ़ायदे और अपने हित के लिए जिस तरीके से बनाया, जिसकी संरचना इन्होंने किया, इसी संरचना में वर्तमान में आकर के खुद ये फंस गया। जैसे में हम लोग देखेंगे आगे, आप देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली और सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, जिसे आप इस तरह से देख सकते हैं। ये चित्रित धूसर पात्र हो जाते हैं। जैसे आज भी हम लोग जो रिश्तेदार आते हैं या महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी आते हैं, उनके लिए एक बेहतर डिजाइनिंग किया हुआ हम लोग समझिए कि पात्र परोसते हैं, उसमें भोजन या कुछ भी हो। उसी तरीके से ये प्रमाण के तौर पे आपके पास एक मिला हुआ है और ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग जनपद देखेंगे। पहले हम लोग बात करें तो गांव के जो समूह होते हैं, समूह को देखिएगा, बाद में उसको जन बनाया गया। और जन, बहुत सारे जनों को मिला करके जनपद का निर्माण होता है और यही जनपद है। और बहुत सारे जनपदों को मिला करके महाजनपद कहा जाता है। और महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 हो जाती है। 16 महाजनपद भी हम लोग पढ़ेंगे। और इन सारे महाजनपदों में आप देखते हैं कि मगध जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बाद में राष्ट्र हो जाता है, राज्य हो जाता है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जन के बसने की जगह होता है। जन के बसने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। और ये प्रश्न पूछेगा और आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। इसमें आप इसे याद कर लीजिए, फैक्ट के रूप में इसको कलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे यानी कि किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको। एनसीईआरटी को पढ़ते समय में आप ज़रूर कॉपी कलम रखें और जब भी आपको लगे कि ये फैक्ट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, उसको ज़रूर एक बार लिख लिया करिए। आपके पास भी एक छोटा सा नोट्स बनता चला जाएगा। एग्ज़ाम के समय में उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, उसको रिवाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, एक बार पढ़ लेने से आप सब चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि 1-2 बार पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा और आप IAS बन जाएंगे, तो ये मुश्किल वाली काम है। क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ें, एक चीज़ और भी है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी अगर आपको मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस आज़ादी को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ लेने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जो पढ़े हैं उसे बना के रखना, उसे अपना बना के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात है। वरना लोग भूल जाते हैं, एक बार पढ़ा भूल गए। उसको हमेशा याद रखेंगे, तब बातें बनती है कि आप कंपटीशन फाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिए गए हैं, जैसे हम लोग आगे देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है।
दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिलहन, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, हमने जनपदों के बारे में क्या देखा? जनपदों का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। इसमें यह दिखा कि पुरातत्वविदों ने जब खुदाई किया तो वहाँ से हमें क्या क्या मिला, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे समाज में रहते थे, किस तरीके से या किस तरह का भोजन वो करते थे और क्या क्या फसलें वहाँ पे उपजाई जाती थी। इसी के बारे में चर्चा कहा गया। कहता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा, जंगलों में जो आदिवासी समाज के लोग हैं आज भी झोपड़ियों में रहते हैं। जो बहुत ही वंचित समाज के लोग जो हैं, जो बहुत ही गरीबी से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उनके घर आज भी झोपड़ियों की तरह है। और वो चीज़ें आपको उस समय से आप चाहें तो मतलब समझिए कि अगर आप विश्लेषण करना चाहेंगे तुलनात्मक रूप से तो आप कर सकते हैं। और कहता है कि मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ लेने से, आप देखिएगा एक बात मैं बताता हूँ आपको, इससे कहीं ज़्यादा मैटर आपके गूगल पे है। गूगल बाबा के पास बहुत ज़्यादा स्टोर है। क्या नहीं है गूगल के पास? आपके ब्रेन में जो भी आए वो सब चीज़ें टाइप करिए, आ जाएगा। जो भी मन में आता है वो सब टाइप करिए, आ जाएगा। लेकिन आपको सीखना क्या है, ये मायने रखता है। बहुत सारा चीज़ है, एनसीईआरटी से लेकर के एक से एक बड़ी बड़ी बातें हैं वहाँ पे, एक से एक सब्जेक्ट है वहाँ पे, नॉलेज का भरमार है वहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, ये मायने रखता है आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया। कभी कभी क्या होता है कि कहा जाता है कि सिर्फ किताब पढ़ लेने से ही लोग आईएएस नहीं बनते। आप देखेंगे अभी ऐसे लिखना होता है, चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे बीपीएससी में हो। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे किताबों का अध्ययन कर ले और हम आईएएस बन जाएं, तो सिर्फ किताबों को अध्ययन करने से ही लोग आईएएस नहीं बनता। बहुत सारा इसके पीछे वर्क होता है, जो व्यवहारिकता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कि कभी कभी क्या होता था कि जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो गाइड बोलते थे कि फलाना संग्रहालय में चले जाओ, वहाँ पे देखो, उसका अध्ययन करो। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो जैसे मानते हैं कि आपको झोपड़ी देखना हो, आपने अगर शहर की दुनिया में जिया है और कभी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिला है, तो कभी कभी घूमा करिए। इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। और व्यवहार में जो चीज़ें होता है, जैसे व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी और बीपीएससी में, तो व्यवहारिकता जो है आपके पास क्या होगा, समृद्ध हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि अचानक नहीं आता, इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे इसको कोशिश करिए। आप लोग भी कहीं कहीं घूमें, ऐसे जगहों पे जाए जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपके अंदर नैतिकता तो होनी चाहिए, एक व्यवहार तो होना चाहिए। तो यहीं पे कहता है कि वे मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। आज भी गांव में जब जाएंगे तो खूंटा में बांध करके लोग गाय भैंस सब कुछ रखता है, और दूर दूर तक उनके बच्चे कभी ले जा कर के चारागाहों में चराते हैं, चाहे कुछ उसके लिए चारा इकट्ठा करते हैं। और यही सब चीज़ें यहाँ दिखाने की कोशिश करता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, वो भी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट नज़र आने लगेगी। यहाँ पे कहता है कि वे लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें क्या थे, उगाते थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जब भी ऐसे, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कहता है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आज भी कभी कभी अगर आप जाएंगे तो आदिवासी समाज में आज भी लोग मिट्टी के बर्तन में रोटी बनाते हुए नज़र आ जाएंगे। आज भी खाना अधिकतर आपको मिट्टी के बर्तन में भी मिलता है।
उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय ज़्यादा इंजीनियरिंग डेवलप नहीं हुआ था, और यही चीज़ें दिखाता है वहाँ पे। और एक चीज़ और भी बताया जाए, मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो भी समझिए कि जो सुंदर तरीके से नक्काशी किया हुआ जो मिट्टी के बर्तन थे वो राजा महाराजा उसमें अपना खाना पकाने या बनाने में इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो समाज में बहुत ही अच्छे अपना पोजीशन को रखे थे, उन्हीं के पास ऐसे बर्तन पाए जाते थे। कहता है कि इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पीटी से पूछा जा सकता है। प्रारंभिक जो परीक्षा है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसके बाद महाजनपद, यानी कि बहुत सारे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद होता है, जो हम लोग यहाँ पे 16 महाजनपद भी पढ़ेंगे। महाजनपदों की संख्या की अगर बात करें तो संख्या आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है संख्या। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे जनपदों को मिलाकर के एक महाजनपद बनाया जाता था, और सभी महाजनपदों का अपना अपना एक राजधानी होता था। हालांकि अगर देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा किया गया है। और एक चीज़ और भी देखने को मिलेगा, सभी जनपद आपस में भी कभी कभी लड़ाइयाँ लड़ते थे अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए। कितनी, यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कौन सा जनपद कहाँ पे है, उसकी राजधानियाँ कौन सी है, और ख़ास करके मगध जो महाजनपद है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक मैप के माध्यम से देख लें। देखिए, आप मैप के माध्यम से देखिएगा। महाजनपद और नगर की बात जो है यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग महाजनपदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश से मिलेगा, और बिहार में अगर महाजनपदों की बात करें तो उनकी संख्या 3 हो जाता है, और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो 1 हो जाता है, और पाकिस्तान में अगर बात करें तो आपका 2 हो जाएगा। तो जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा ये हो जाता है आपका अंग महाजनपद हो जाएगा। मैप के माध्यम से भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि महाजनपदों को याद रखने के लिए मैप बहुत ज़रूरी है। देखिए मैप से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को मैप और एटलस के माध्यम से करा करिए, या ग्लोब आप अपने पास रखिए, ताकि जैसे मानते हैं कि आपको इतिहास बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो ज्योग्राफी भी आपको उतना ही आना चाहिए, तभी जाकर के आप वहाँ से बहुत सारे सोर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद करने का, और आपको कंपटीशन फाइट करना है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंग हो जाता है, और ये देखिए मगध हो जाएगा जो गंगा के नदी के दक्षिण में होता है, यानी कि आप पाटलिपुत्र का क्षेत्र देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वैशाली। वैशाली गंगा नदी के उत्तर में पड़ेगा, या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली सबका क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको कौशाम्बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं कौशल हो जाता है, हस्तिनापुर हो जाएगा, कुरु हो जाता है, अवंती हो जाएगा, उज्जैन हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तक्षशिला हो जाता है, यहाँ पे गंधार हो जाता है। ठीक है, सब तो नहीं दिया है लेकिन इतना देने की कोशिश किया। ठीक है, मोटा मोटी ये सब चीज़ें पता चलेगा। और आप देख सकते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। ये मगध के उत्कर्ष में आप समझिए कि जब मेंस आप पढ़ेंगे तो मेंस में बहुत ही बेहतर तरीके से पूछा जाता है, और एकदम कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये सब चीज़ें।
यहाँ से जो कहानी दिखेगा, यहाँ से कहानी जिस तरीके से दिखेगा, इसमें समझिए कि आप अगर इतिहास को एक साइंस की तरह पढ़ते हैं तो हर एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग का जो मेंस का हम लोग क्लास कराते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। और इतिहास को लोग कहता है कि वफ़ा बेवफ़ा पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, यही मैंने कहा था कि जैसे प्रेम करना या प्यार करना बहुत आसान होता है, उसे निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, यही वाली बात है। अगर आप पढ़ लेते हैं, उसको याद रखना आपके लिए, उसको बनाए रखना एग्ज़ाम तक बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए भी कुछ टेक्निक है, उसके लिए भी कुछ तकनीक है। अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लाइफ में चीज़ों को कंप्लीट करना, बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कुछ नदियों की अगर बात करें यहाँ पे तो देखेंगे ये आपका सिंधु नदी हो जाता है, ये आपका सिंधु नदी हो जाता है। और सिंधु नदी के तट पे और सरस्वती नदी के तट पे अगर देखेंगे तो हमारे भारत का सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो फला फूला था, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं जिसमें प्रसिद्ध है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे होगा झेलम हो जाएगा, चिनाब, रावी और ब्यास हो जाता है और सतलज हो जाता है। आप लोग भी इसे याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दक्षिण भारत में अगर देखें तो ये कावेरी नदी हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे गुजरात से जो बहता हुआ आपको यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, इसकी बहाव की अगर बात करें तो ये पश्चिम की तरफ है जो अरब सागर में आकर के गिर जाती है। ये कृष्णा नदी हो जाता है और यहाँ पे तुंगभद्रा नदी हो जाएगा और यहाँ पे पेनार नदी हो जाता है और यहाँ पे है कावेरी नदी हो जाता है। राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी और भारत में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। और माही नदी की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत में कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो हो जाता है आपका माही नदी हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक है आपका महानदी जो यहाँ पे दिख रहा है, महानदी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो गंगा है, गंगा नदी जो आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड से चल कर के सीधे आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गंगा यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे। और ये आपका लक्षद्वीप हो जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, ठीक है। आज भी बहुत से ऐसे ज़िंदगी है, बहुत सारे ऐसे जीवन है जो अंडमान निकोबार द्वीप में जब आप स्टोन एज पढ़ेंगे, जब पाषाण काल पढ़ेंगे तो वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो मानव है, वो मानव बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको अंडमान निकोबार द्वीप के जनजातियों में दिखता है। आज भी यहाँ पे स्टैनली जनजाति है, जारवा जनजाति है, शैम्पेन जनजाति हैं, वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप में इन जनजातियों को संरक्षित माना। वहाँ पे कोई भी आम जनता, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, नहीं जा सकता, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कभी कभी दिमाग में ये चलता होगा कि वहाँ पे जनगणना कैसे होता होगा, तो सोच के देखिए, भारत के जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो बहुत सारे फल वगैरह लेके जाते हैं, कपड़े उपड़े लेके जाते हैं, बहुत सारी सामग्री लेके जाते हैं और उस तट पे रख देते हैं। उनके बच्चे बूढ़े सारे लोग आते हैं उसे लेकर के जाने के लिए, तो कैमरा के माध्यम से उसको काउंट कर लिया जाता है और इस तरीके से जनगणना हो जाती है। और आज भी वो जो जीवन जीते हैं एकदम समझिए कि नंगे रहते हैं, तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़े होंगे क्योंकि करंट से अपडेट होना चाहिए। एक अमेरिकी पत्रकार थे, वो कभी कभी इन जनजातियों के समाज में चले जाते थे, बाद में उनको लगा मतलब वहाँ के जो जनजाति थे, स्टैनली जनजाति था, बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और उस तरह से इतनी बुरी तरीके से उस पत्रकार की हत्या कर दी जो बहुत ही ज़्यादा यानी कि न्यूज़पेपर में ये रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया। आइए इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं।
देखिए इसमें कहता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे महाजनपदों ने अपने चारों तरफ किलों का निर्माण किया था। किलों के निर्माण करने के पीछे बहुत कारण थे, हम लोग इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आप यहाँ पे देखिए, कहता है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, कहता है कि अब राजा सेना रखने लगे थे। राजा क्या थे? सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा देर के बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।